आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजगार विद अंकित में। मैं दिग्विजय प्रताप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से एक बार। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जय हिंद, नमस्ते, राम राम जी। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। सब लोग अच्छे हैं तो प्लीज़ एक बार सभी लोग जो है ना क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सविता जी हैं, नीरज हैं, सिद्धांत जी हैं, और संदीप जी हैं, वीरेंद्र हैं, खुशबू हैं, वर्षा जी हैं, विवेक हैं, अजय कुमार जी हैं। थोड़ा सा ऊपर करना, एक कमेंट है, हल्का सा ऊपर करो। हाँ, ऊपर करो, हिंदी में है। देखो अभी आपके कमेंट इतनी तेजी से चल रहे हैं ना, जब आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप लोग जो अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन करने के क्रम में इतनी तेजी से कमेंट चल रहे हैं कि आप लोगों के कमेंट को मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। आपके नाम तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत तेजी से निकलते चले जा रहे हैं। जैसे दुर्गेश आर्या जी हैं, शताक्षी यादव जी हैं, वंदना जी हैं, चंदन निषाद हैं, अंकुर जी हैं, रंजना है, राहुल है। अच्छा, जिनके नाम मैं नहीं ले पाता या फिर क्योंकि इतनी तेजी से नाम चले जाते हैं तो मैं असमर्थ हो जाता हूँ कि आपके नाम को पढ़ने में और आपके नाम को लेने में। तो आप ऐसा महसूस मत कीजिएगा कि मैं आपका नाम ले ही नहीं रहा, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि मैं आपका नाम देख ही नहीं पा रहा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का। आइए, ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने के क्रम में बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा शासन व्यवस्था में, ठीक है। और अभी तक अगर हम बात करें कि हमने किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, है ना। फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। देखिए, तो अभी तक जो टॉपिक कवर किए जा चुके हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। टॉपिक जो कवर किए जा चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग देखा था, ठीक है, द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने भारतीय संविधान के भाग देखा, ठीक है। दूसरा हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद देख सॉरी भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखी बच्चे। अनुसूचियों अनुसूचियों को देखा हमने, भारतीय संविधान की शेड्यूल्स। तीसरा हमने, ठीक है, हमने देखा बच्चे राज्य की अवधारणा, व्हाट इज स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। राज्य की अवधारणा, ये हमने देखा। चौथा हमने शासन की अवधारणा देखी, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, शासन की अवधारणा एवं प्रकार, एंड इट्स टाइप। शासन की अवधारणा एवं इसके प्रकार, ये हमने देखा बच्चे, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो हमने, ठीक है, शासन की अवधारणा एवं इनके प्रकार देखे। इसके बाद शासन प्रणालियों का वर्गीकरण देखा हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण देखा हमने, ठीक है। तो यहां पर हमारी चर्चा चल रही थी, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है बच्चे। इस डिजिटल बोर्ड पे मेरी राइटिंग ठीक आती नहीं है, ठीक है, ये इशू है। और दूसरा डिजिटल बोर्ड जो है दूसरे स्टूडियो में, उसमें सुबह सुबह एसी नहीं चलती, तो इसलिए उन्होंने मेरी क्लास यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। तो राइटिंग इतनी तो आपको समझ में आ ही जाती होगी, बाकी का हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिलती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियां, राज्य की अवधारणा, शासन की अवधारणा, प्रकार और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इन टॉपिक में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, ये जितने भी टॉपिक पढ़े, या फिर आपको जो भी डाउट आ रहे हैं
तो एक बार प्लीज आप मेरे कहने से उनका रिवीजन करना। जब आप उनका रिवीजन करोगे तो वो सारे डाउट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी कुछ बच जाता है तो टेलीग्राम है, ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इंस्टा पे कर सकते हो, तो आप कर सकते हो जहाँ पे भी, मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा, एक दिन नहीं तो 2 दिन में, 3 दिन में, क्योंकि थोड़ी सी मेरी क्लासेस ज़्यादा है। तो जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका मैसेज देखूंगा। आप विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि सीन होने के बाद आपका रिप्लाई नहीं हुआ, सीन होने के बाद आपका रिप्लाई जरूर जाएगा। बेशक टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, मैं वॉइस मैसेज के थ्रू आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे एक भैया जी का कमेंट है कि सर याद कैसे करें, ठीक है, आप 1-2 बार जब रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। दूसरा है कि सर, ठीक है, बुक कब आएगी? मैंने पॉलिटी वाला पोर्शन पूरा लिख दिया है, पॉलिटी वाला पोर्शन पूरा लिखा हुआ है, मूल विधि वाला भी बन रहा है, और मूल विधि पॉलिटी को दोनों को हम एक साथ लेकर आएंगे, तो इसलिए उसमें समय लग रहा है। जब भी वो बुक आएगी, ठीक है, हम आपको बता देंगे, हम आपको इसको, ठीक है, जानकारी को दे देंगे, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मेरे प्यारे साथी, ठीक है, एक बार छोटा सा मैं ओवरव्यू आपके सामने लेकर चलता हूँ कि हमने भैया जी क्या क्या देखा अभी तक। हमने देखो शासन के अंग देखे, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के अंग हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, लिखने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ती है कि कुछ नए स्टूडेंट्स भी आते हैं क्लास में, तो वो पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो शासन के अंगों में हमने विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, शासन के ये 3 अंग हैं। तो शासन के ये 3 अंग देखे, उन तीनों अंगों में हमने संबंध देखे। क्या देखे? संबंध देखे। शासन के तीनों अंगों में संबंध देखे, ठीक है। अब जब शासन के इन तीनों अंगों में बच्चे हमने संबंध देखे थे, तो यहां पर हमने एक और चीज जानी थी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है ना बच्चे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, तो इस संसदीय शासन व्यवस्था में, ये ध्यान रखना, इस संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, और जो आपकी जुडिशरी है न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत होता है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत होता है, ये हमने जाना, ठीक है। इसे तो आप बहुत अच्छे से याद कर लो, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत होता है, ठीक है, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत होता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, देयर इज नो इंटरफेयर, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में बच्चे एक बात और होती है, और वो क्या होती है? एक तो पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट, ठीक है, आपने लिख लिया इस तरह से। दूसरा पॉइंट यहां पर ये हुआ कि इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है बच्चे, एग्जीक्यूटिव, वह विधायिका के प्रति, विधायिका मींस लेजिस्लेचर, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति, यहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर तो मैंने बता दिया कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य सेपरेशन ऑफ पावर, कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन यहां पर बेटा संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? बोलो, ये पॉइंट क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चे, कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये हमने जाना।
तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि हमने शासन के अंग समझा, शासन के अंगों में किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। शासन के अंग समझा, शासन के 3 अंग होते हैं, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। तीनों के कार्य क्या है, कार्य मैंने आपको बताए। अच्छा, जब शासन के अंगों के बीच संबंधों के बारे में बात करते हैं, रिलेशंस बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो संसदीय शासन व्यवस्था में, ये ध्यान रखना, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत, ठीक है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है। आप विश्वास मानेंगे, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा, है ना बच्चे। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, ये थोड़ा सा नीचे करके मैंने लिख दिया जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो सके। और सेकंड पॉइंट हमने यहां पर ये देखा था बच्चे, सेकंड पॉइंट हमने ये देखा था यहां पर कि भाई कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब जब तक कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होगा तब तक वह कार्यपालिका या फिर वह मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहेगी, ठीक है, ये देखा। अब तीसरा हमने ये देखा कि सर ये जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, तीसरा पॉइंट भी मुझे वहीं पर बनाना था लेकिन वहां पर जगह नहीं है। ये जो सर संसदीय शासन व्यवस्था होती है, संसदीय शासन व्यवस्था में 2 तरह के हेड होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेड, 2 तरह के हेड होते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में। एक होता है आपका हेड ऑफ स्टेट, एक क्या होता है बच्चे, हेड ऑफ स्टेट, और एक होता है आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताएंगे कि सर इसमें हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, बताइए फटाफट से कि सर संसदीय शासन व्यवस्था में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है। तो आप कहेंगे हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, क्यों राष्ट्रपति, क्योंकि बच्चे उसके नाम से देश का शासन संचालित किया जाता है, उसके नाम से देश का शासन संचालित किया जाता है, उसके नाम से देश का शासन संचालित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, क्यों, क्योंकि उसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है इसलिए। दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है भैया जी, प्रधानमंत्री। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है बच्चे, प्राइम मिनिस्टर होता है। एक और बात है, ये क्या है बच्चे, ये कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया है। सेकेंड पॉइंट, यह कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया है, नाम मात्र का मुखिया है। मतलब आप इसको कहेंगे कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और पता है एक और पॉइंट इसके बारे में बोला जाता है हेड ऑफ स्टेट के बारे में, कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वह देश का औपचारिक प्रमुख होता है बच्चे। तीसरा पॉइंट क्या है कि देश का औपचारिक प्रमुख होता है, नॉमिनल चीफ होता है, नॉमिनल हेड होता है, औपचारिक प्रमुख होता है देश का, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होता है बच्चे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री वह वास्तविक कार्यपालिका होता है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका होता है प्रधानमंत्री, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव होता है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। चलिए, तो ये बताइए आपको अच्छे से समझ में, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं। जी हाँ, तो ये क्लियर हो गया आपको। पहली चीज क्लियर हो गई कि सर हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ स्टेट किस प्रकार का मुखिया होगा, और हेड ऑफ स्टेट किस प्रकार से कैसा प्रमुख होगा हमारे देश का, तो वो हमारे देश का औपचारिक प्रमुख होगा, ठीक है। ये 3 चीजें बहुत पूछी जाती हैं। और हेड ऑफ गवर्नमेंट वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और इसमें से जो प्रधानमंत्री वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है,
एक्चुअली वास्तविक कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक रूप से जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है, जो कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक रूप से यूज कर रहा है, ठीक है, उनका प्रयोग कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम कार्यपालिका के प्रकार जानते हैं हल्का से डिटेल में। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है, तो आज हम कार्यपालिका के प्रकारों को जानेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं। यहां से यूपीएसआई में 2017 में एक प्रश्न आया था, सकारात्मक विधि कानून क्या होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव लॉ क्या होता है। तो पॉजिटिव लॉ अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आप फिर, ठीक है, वही बताएंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, फिर ऐसे प्रश्न आपको परेशान नहीं करेंगे। आइए तो अब हम चलते हैं सर, द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के प्रकार, ठीक है, आप समझ गए कि आपको एक क्लास क्यों लेनी है, किस वजह से आपको एक क्लास लेनी है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए जब हम कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका बेसिकली देखिए 4 प्रकार की पाई जाती है। पहली प्रकार की कार्यपालिका जो है उसमें बोला जाता है कि वह अध्यक्षीय कार्यपालिका है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इसको क्या बोलते हैं हम, अध्यक्षीय कार्यपालिका को। इसको हम लोग कहते हैं कि ये होती है पहली प्रकार की कार्यपालिका, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इसको प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। जो सेकंड होती है वह होती है संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका जिसको हम लोग बोलते हैं कि वह पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सेकंड प्रकार की जो होती है। तीसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका जो तीसरे प्रकार की कार्यपालिका है दैट इज दोहरी कार्यपालिका, और उसको हम लोग बोलेंगे डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव दोहरी कार्यपालिका। और चौथे प्रकार की जो कार्यपालिका होती है वह होती है बहुल कार्यपालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव। बहुल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका से प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्लूरल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव, तो यहां से भी प्रश्न आपका पूछा गया। ये 4 प्रकार की कार्यपालिका होती है। अगर पहले ये 4 प्रकार की कार्यपालिका भी कभी आपने पढ़ी होंगी तो मेरे ही किसी लेक्चर में, ठीक है, मेरे द्वारा वो बताई गई होंगी तो वहां पर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से मैं इसे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, और आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। तो जब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के प्रकारों की, तो कार्यपालिका का जो सबसे पहला प्रकार है वह है अध्यक्षीय कार्यपालिका, दूसरा संसदीय, तीसरा दोहरी और चौथा बहुल कार्यपालिका। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो हम संसदीय कार्यपालिका, क्योंकि हमारे देश में किस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव पाई जाती है हमारे देश में। बेटा है कि नहीं, बताइए। अभी तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो अगर हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव पाई जाती है, संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। अब संसदीय कार्यपालिका की मुख्य विशेषता क्या होती है, संसदीय कार्यपालिका की मुख्य विशेषता ये होती है बेटा कि संसदीय कार्यपालिका में, ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में जो कार्यपालिका होती है उसका कोई अलग से चुनाव नहीं होता। नहीं, संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का कोई अलग से चुनाव नहीं हो रहा। विधायिका के निम्न सदन में, विधायिका मीन्स संसद, संसद का निम्न सदन लोअर हाउस लोकसभा, तो संसद के पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, जिसमें, ठीक है ना, उस सदन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत है, जिसमें जिस भी राजनीतिक दल की मेजोरिटी है, वही राजनीतिक दल बच्चे अपनी सरकार बनाता है ना। तो विधायिका के चुनाव हुए, विधायिका के चुनाव में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिली, ठीक है, उसी ने अपनी सरकार बनाई। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सरकार का मतलब कि वही कार्यपालिका है, ठीक है, सरकार का मतलब वही कार्यपालिका है। सरकार का मतलब ये होता है कि जब शासन का संचालन किया जाए तो उसको हम सरकार कहते हैं। शासन का संचालन करने वाली संस्था सरकार है, ठीक है, सरकार क्या है, शासन का संचालन जो करती हो।
और शासन का संचालन जब सरकार करती है तो सरकार किससे मिलकर बनी हुई होती है? विभिन्न प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनी हुई होती है, जिनका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अब उन विभिन्न प्रकार के मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। क्लियर हुआ ये बात? एक बार थम्स अप करेंगे, समझ में आया? चलिए, आपसे एक पांडे जी कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, वो एक दूसरी बात है। ठीक है, किसी को बहुत अच्छा भी लगता होगा, किसी को समझ में भी नहीं आता होगा। ऐसे दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। जिनको अच्छा लग रहा है उनके बेसिक्स क्लियर हैं एक्चुअली, और जिनको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपने ना बच्चे कभी पहले इतना, ठीक है ना, इस तरह से आपने पढ़ा नहीं। आपके पढ़ने का जो नजरिया रहा, ठीक है, जीएस को स्पेशली वो रटने का रहा, है ना, वो रटने का रहा कि मुझे कोई ट्रिक मिल जाए मैं रट लूं। तो वो थोड़ा सा आपको, ठीक है, हल्का सा प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हर चीज जो है ना बच्चे बिना मेहनत किए हुए नहीं मिलती। अगर बिना मेहनत किए हुए सब कुछ मिल जाता, ठीक है, तो लोग कभी भी, ठीक है, मंजिल की कद्र नहीं करते, कभी भी मंजिल का सम्मान नहीं करते। और आपने देखा हुआ जिनको कम मेहनत करके मिल जाता है ना, वो कभी उसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाते। अहमियत को वही समझता जो खून पसीना बहाकर, किताबों से लड़के, अपने आप से लड़के, समाज से लड़के, दुनिया से लड़के, अपनी परिस्थितियों से लड़के जो मंजिल को पाता है वो समझ पाता है कि उसकी क्या अहमियत है। ठीक है। आइए, ठीक है, तो संसदीय कार्यपालिका बेटा क्या है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, मैं लिख देता हूं पॉइंट्स में, कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं होता। कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं होता। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखना। आज हम इसको खत्म करेंगे और कल से हम भारतीय संविधान का भाग 5 मतलब यूनियन, द यूनियन स्टार्ट करेंगे। कल से हम भारतीय संविधान का भाग 5 द यूनियन। ठीक है, संविधान को दो तरह से पढ़ा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, और कल हम क्या स्टार्ट करेंगे बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी तो प्लीज, ठीक है, प्लीज बच्चे, ठीक है ना, अच्छे से बैठना। देखो आप लोग उनका नुकसान कर देते हो जो पढ़ना चाहते हैं, ये कह के कि नहीं सर अब बहुत हो गया, सर के ऊपर से जा रहा है। जो पढ़ना चाहते हैं उनका आप कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। अब जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना, ठीक है, जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें दरोगा बनना है, तो भाई अब वो तुम लोग समझो। ठीक है, वो तुम ही समझो, वो तुम ही निपटो उनसे। ये मैं बोलना चाहूंगा जो पढ़ने वाले हैं उनसे। तो यहां पर बच्चे क्या है, कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं होता। नहीं, कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं होता। विधायिका में, विधायिका मीन्स बच्चे लेजिस्लेचर, विधायिका में बहुमत दल, बहुमत दल ही कार्यपालिका का गठन करता है। विधायिका में बहुमत दल ही कार्यपालिका का गठन करता है। अब आप एग्जाम्पल चाहेंगे कि सर एग्जाम्पल बता दीजिए। गठन करता है, गठन करता है। और यहां पर एक और पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है बच्चे, कि विधायिका में जो बहुमत दल है वही कार्यपालिका का गठन करता है। इसलिए कार्यपालिका, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा इसलिए जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब आप मेरी यहां पर, ठीक है, एक और बात समझिएगा। यहां पर क्या है बच्चे, ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूं। यहां पर है विधायिका, समझो मुन्ना, विधायिका, विधायिका मीन्स आप समझ गए कि सर विधायिका जो है इसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं।
विधायिका लेजिस्लेचर मतलब कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था। अच्छा बेटा, वो संस्था जो संघ सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण करती है, वह संस्था जो यूनियन लिस्ट के विषयों पर, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानूनों का निर्माण कर रही है, या केंद्र में रहकर, ठीक है, वो केंद्रीय संस्था जो कानूनों का निर्माण करती है, उसको हमारे यहाँ उस संस्था का नाम है संसद। ठीक है, जैसे इस टीचर का नाम है दिग्विजय, तो ऐसे ही जो केंद्र की विधायिका है, जो संघ की विधायिका है, उसका नाम क्या है बच्चे? जो संघ की विधायिका है उसका नाम क्या है? आपसे कोई भी पूछे तो आप कहेंगे उसका नाम संसद है। तो आप में से आज से पहले आधे से ज्यादा बच्चों को मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि उनको यह भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। विधायिका और संसद में क्या अंतर होता है, उनको यह भी नहीं पता। ये हकीकत बात है, क्योंकि आप कभी पढ़े ही नहीं। ठीक है, आपने हमेशा फोकस किया रटने पे। लोग जो आए वो भी रटवा के चले गए, उन्होंने अलग अलग दुनिया भर की ट्रिक बता दी। तो आपकी वो समझने वाली जो शक्ति है ना, उससे कभी आपका अभ्यास हुआ ही नहीं। और जब आपको जब कुछ समझने को मिल रहा है, तो वो स्वाभाविक है ना बच्चे, मनुष्य परिवर्तन को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक है जी, तो विधायिका क्या है? कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है, और वो संस्था जो संघ सूची के विषयों पर, संघीय विषयों पर कानूनों का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम संसद है। इसकी एक अपनी बिल्डिंग होगी, संसद की अपनी एक क्या होगी? बिल्डिंग होगी। आपने देखा नई बिल्डिंग बनी है, सेंट्रल विस्टा जिसको बोला गया है। अब ये संसद जो है हमारी द्विसदनीय है, वाई कैमरल है, इसमें दो सदन है। एक सदन है जिसको आप कहेंगे उच्च सदन, इसके बारे में मैं आगे मैंने बोला डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। और फिर दूसरा सदन जो है वो है भैया, उसका नाम है निम्न सदन। निम्न सदन का नाम क्या है? लोकसभा है। जो निम्न सदन है उसको आप लोकसभा कहते हैं, और जो उच्च सदन है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होने के बावजूद भी द्वितीय सदन है। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि द्वितीय सदन है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना, राज्यों का प्रतिनिधित्व करना इसका काम होता है, इसलिए राज्यसभा है। ये एक्चुअली जो ना स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है संसद में। या फिर केंद्र राज्यों के साथ कोई मनमाना व्यवहार ना करे, केंद्र राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण ना करे, तो राज्यों के बिहाफ पे ये राज्यों के लिए आवाज उठाने वाली संस्था है। ठीक है, और इसी से भारत का संघात्मक ढांचा बना रहता है। तो ये स्टेट्स का रिप्रेजेंट करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। निम्न सदन लोकसभा है। लोकसभा बेशक निम्न सदन है, लेकिन ये प्रथम सदन है। बेशक ये निम्न सदन है, लेकिन बच्चे कैसा सदन है? प्रथम सदन है। क्यों? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करती है? लोकसभा। ठीक है, नाम ही है लोक, लोक मीन्स पीपल, लोकतंत्र, पीपल्स का सिस्टम। ऐसे लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे ये ध्यान रखना, प्रथम सदन क्यों है? क्योंकि ये जनता को रिप्रेजेंट करती है, जनता को रिप्रेजेंट करती है, जनता को रिप्रेजेंट करती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अब इस लोकसभा के चुनाव हुए, अब ध्यान रखना, मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट बनाता हूं। लोकसभा के चुनाव हुए, इन चुनावों में एक कुल सीट्स कितनी है बेटा? टोटल सीट्स कितनी है? कितने सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा में? 543 बच्चे। तो इन 543 में से जिस भी राजनीतिक दल को या गठबंधन को, या तो कोई राजनीतिक दल हो, अच्छा एक बात बताओ, अभी वर्तमान में किसकी सरकार है? तो आप कहेंगे बीजेपी की, मैं कह दूंगा नहीं, बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार है। एनडीए क्या है? एक पॉलिटिकल अलायंस है। ठीक है ना, एक क्या है? राजनीतिक गठबंधन है। ठीक है, एनडीए जो है, जो विभिन्न दलों से मिलकर बना है। तो भाई जिस भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल अलायंस, गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता है, उसकी सरकार बनती है। पूर्ण बहुमत मिलता है बच्चे, पूर्ण बहुमत मिलता है, उसकी सरकार बनती है, उसकी सरकार। ठीक है, पूर्ण बहुमत। अब सरकार का मतलब क्या है बच्चे? सरकार का मतलब है कि सरकार शासन चलाने वाली संस्था है। तो सरकार तो जो है वह अमूर्त रूप है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है सरकार, और उसकी जो व्यवहारिक अभिव्यक्ति है डेट इज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, जिसमें विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मैं आपको बता चुका हूं कि इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये संसदीय कार्यपालिका है। ये संसदीय कार्यपालिका आपको समझ में आ गई मुकेश जी? बेटा आप समझ पाए? ठीक है, कलम बहुत पतली है मुन्ना, बाकी का मैं हर एक चीज बोल भी तो रहा हूं।
चलिए, देखिए हर एक चीज में बोल रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है, तो जिस जिस ठीक है कार्यपालिका में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग चुनाव नहीं होता, ठीक है, अलग अलग चुनाव नहीं होता, जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा का चुनाव हुआ, टोटल सीट्स का, ठीक है, टोटल सीट्स का जिसको भी 50% प्लस वन मिला, ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं कि बेटा टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स का जिसको भी 50% प्लस वन मिला, तो उसको हम कहेंगे कि उसको बहुमत मिल गया। क्या मिल गया बच्चे? बहुमत। बहुमत। तो बहुमत जिसको भी पूर्ण बहुमत मिला वो अपनी सरकार बनाएगा। सरकार, ठीक है, मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करती है एक्चुअली, और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसको हम कहेंगे संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में बेटा कार्यपालिका का और विधायिका को भी अलग अलग चुनाव नहीं होता। ठीक है, कहां पर पाई जाती है बच्चे? तो देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई कहां पर पाई जाती है ये ब्रिटेन में पाई जाती है। ब्रिटेन से इसको हमने भी लिया है, ब्रिटेन से ही भारत ने लिया है, तो ब्रिटेन और भारत इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे हम बात करेंगे अध्यक्षीय कार्यपालिका, पहले हम इसको समझा देते हैं फिर लिख देंगे। अध्यक्षीय कार्यपालिका, अब पता है जब मैं पीसीएस में पढ़ाता हूं तो केवल संसदीय कार्यपालिका ही 1.5 घंटे में समझाता हूं, केवल संसदीय कार्यपालिका ही, लेकिन यहां पर आपको 1 घंटे में कार्यपालिका के सारे प्रकार मुझे बताने हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा आपको आपके एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। अब अध्यक्षीय कार्यपालिका इसको बोलेंगे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेट मी राइट डाउन, प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया जी? अध्यक्षीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अब प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव को जरा समझिए, इसमें क्या होता है? इसमें कार्यपालिका विधायिका, विधायिका मीन्स कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था, कार्यपालिका मीन्स कानूनों को लागू करवाने वाली संस्था। तो इसमें दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं जी। इसमें बेटा दोनों के ही चुनाव अलग अलग होते हैं, विधायिका का चुनाव अलग होगा, कार्यपालिका का चुनाव अलग होगा। इसमें कार्यपालिका का जो मुखिया होगा वह राष्ट्रपति होगा, और वो वास्तविक मुखिया होगा कार्यपालिका का, जिसका चुनाव जनता सीधे नहीं करती। ठीक है, जनता एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है और वो इलेक्टोरल कॉलेज फिर राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, तो जनता एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है, ठीक है, जनता कुछ निर्वाचक गणों को चुनती है, और वो निर्वाचक गण जो हैं वे फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं, क्योंकि डायरेक्टली राष्ट्रपति को वोट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट होता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, तो मैंने बताया कि वो पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर जो कार्यपालिका है, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सर जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। विधायिका का चुनाव अलग हुआ, विधायिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का चुनाव अलग हुआ। ठीक है, बाद में लगा देना बेटा, विधायिका का चुनाव अलग हुआ, कार्यपालिका का चुनाव अलग हुआ। कार्यपालिका विधायिका के अंदर से नहीं आई। ठीक है, ऐसा नहीं था कि विधायिका में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलेगा वो कार्यपालिका बनाएगी, जैसे इंडिया में है, ऐसा नहीं था। वहां पर दोनों के चुनाव अलग अलग हुए। ठीक है, इसलिए यहां पर जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वो वास्तविक मुखिया होता है, क्योंकि उसको जनता ने, ठीक है, चुना है बच्चे, और वह कहीं, ये ध्यान रखना बच्चे, उसको जनता ने चुना है। और जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, ठीक है, खुद तय करता है कि वह किसको कौन सा पद दे। कई बार ये होता है कि राष्ट्रपति बच्चे किसी विधायिका के सदस्य को ही नहीं बल्कि बाहर से लाए हुए किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना देता है। उसे लगता है कि यार ये योग्य है, इसके पास वो क्वालिटी है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको मंत्री बना देता हूं। तो ये आवश्यक नहीं कि वहां पर जो मंत्री बनेंगे वो विधायिका के सदस्य ही होंगे, लेकिन भारत में ये आवश्यक है कि मंत्री जो होंगे वो विधायिका के सदस्य होंगे। मंत्री संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य होंगे। ये संसदीय कार्यपालिका में नेसेसरी होता है, लेकिन अध्यक्ष कार्यपालिका में डेट इज नॉट नेसेसरी कि मंत्री संसद के सदस्य ही होंगे, वह किसी बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है। ठीक है, तो अध्यक्षीय कार्यपालिका की मुख्य विशेषताएं लिख लेते हैं कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। अध्यक्षीय कार्यपालिका की सबसे पहली विशेषता, प्यारे बच्चे, ये हुई कि यहां पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के चुनाव
अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा। सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया, विधायिका और कार्यपालिका सर दोनों के चुनाव कैसे होते हैं? दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं। विधायिका कार्यपालिका दोनों ही अपना चुनाव अलग अलग कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? अच्छा, सेकंड पॉइंट बचे यहां पर कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है, देखिए जिसका चुनाव या तो प्रत्यक्ष जिसका चुनाव या तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या ठीक है जनता द्वारा निर्वाचित एक निर्वाचक गण के द्वारा होता है। वही पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं, जनता द्वारा निर्वाचित एक निर्वाचक गण के द्वारा होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल को क्या बोलेंगे? निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल, इसको बोलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, के माध्यम से होता है। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई सभी को? नंबर फर्स्ट पॉइंट, विधायिका कार्यपालिका दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख एक्चुअली राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, ठीक है, जिसका चुनाव या तो प्रत्यक्ष होगा या फिर जनता द्वारा ठीक है निर्वाचित एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। ठीक है, अब इस प्रकार की शासन व्यवस्था में आप लिखेंगे क्या? तीसरा पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे। तीसरा पॉइंट भैया जी, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में क्या होगा? इस प्रकार की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया सर? कार्यपालिका जो होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। और चौथा पॉइंट में मैं आपको बताऊं बच्चे कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति विधायिका से भिन्न किसी भी सदस्य को मंत्री बना सकता है। विधायिका से भिन्न भिन्न किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। मंत्री बना सकता है, विधायिका से भिन्न किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। कई बात समझ में आई? अब एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात, आप इसको समझिएगा। हमारे यहाँ क्या बोला गया है? देखिए, जब आप हमारी संसदीय शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में बच्चे एक बात बोली गई है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के परामर्श पर। लेकिन ठीक है, मंत्री के लिए सबसे पहली योग्यता यही चाहिए कि वह संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। अगर वह संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति उसे नियुक्त तो कर देते हैं, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है। 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता उसको लेनी होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में किसी भी मंत्री का विधायिका का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति अगर कल को बेटा चाहे कि एलोन मस्क को वो आईटी मिनिस्टर बना दे अमेरिका का बना सकता है। ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे कि एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी है, तो अगर वह चाहे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को मैं आईटी मिनिस्टर बना दूं, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दूं, बना सकता है बेशक। ठीक है, एलोन मस्क ठीक है वहां के पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, और है भी नहीं वो, लेकिन फिर भी वो मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहां पे योग्यता के आधार पर कहीं ना कहीं मंत्रियों का निर्धारण किया जाता है। तो एग्जाम्पल है इसका अमेरिका में प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक बार आप सब लोग बताएंगे थम्स अप करके कि क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अध्यक्ष कार्यपालिका बहुत जटिल है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। प्लीज जल्दी बताएंगे।
लवनीश सिंह चौहान साहब बोल रहे हैं कि सर प्लीज बताओ कि इस क्लास के अलावा कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत है। बेटा इतना तो बुक्स में भी नहीं है। ठीक है, जो यूपीएससी की तुम्हारी बुक है, जो मार्केट में है, तो उनमें भी नहीं है। चलिए सूरज जी, सूरज मेरे घर का नाम ले रहे हैं, गोल्डी भैया। भाई तुम्हें कैसे पता मेरे घर का नाम? मेरे गांव के आसपास के ही तो नहीं हो? क्लास 20-20 में कट रही है, शायद आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से, है ना? ओके ठीक है, साइड हो जाता हूँ। चलिए, अंकिता जी हैं और शिवानी शर्मा हैं, वंदना जी हैं, रिंकी हैं, सुनील हैं, प्रियांशु जी हैं, सूरज सिंह हैं, पंकज जी हैं, तनु जी हैं। ये कामेश्वर जी कह रहे हैं आपको देखकर सुकून मिलता है, मुझे भी बच्चे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में, देखो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, कि आप लोग खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं एक बार और रिवीजन कर लूंगा तो मैं पूरा समझ जाऊंगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे, क्योंकि ये बच्चे मैथ और रीजनिंग नहीं है ना, ये मानकी के विषय है। और पता है तो मैं एक और बात बताऊं, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग किया है यहाँ पर बच्चे, ठीक, ग्रेटर नोएडा से ही, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट जिसने 2014 तक, ठीक है, ना पॉलिटी ना हिस्ट्री ना इकोनॉमी वो जानता भी नहीं था, जानता भी नहीं था। ठीक है, और बुआ जीएस का टीचर है। तो अगर हम किसी भी किसी भी विषय पर मेहनत करेंगे तो बड़ा स्वाभाविक है कि हम उसमें कमांड हासिल कर लेंगे, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बात समझ में? अध्यक्षीय कार्यपालिका। अब हम बात करेंगे बच्चे डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका इसको बोलेंगे हम डुअल एग्जीक्यूटिव। दोहरी कार्यपालिका क्या होती है बच्चे? कार्यपालिका, देखिए, दोहरी कार्यपालिका में बच्चे दोनों प्रकार के प्रमुख होते हैं। जो डुअल एग्जीक्यूटिव होती है, डुअल एग्जीक्यूटिव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहां पर हेड ऑफ स्टेट भी है। यहां पर हेड ऑफ स्टेट भी है। हेड ऑफ स्टेट को क्या कहेंगे बच्चे? राज्याध्यक्ष। राज्याध्यक्ष इसलिए क्योंकि उसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है, तो वहां पर राज्याध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट भी है, और वहां पर भैया जी हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, दोनों है, हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग बोलेंगे शासनाध्यक्ष। दोनों है। आप कहेंगे सर दोनों तो भारत में भी होते हैं, लेकिन भारत में बच्चे हेड ऑफ स्टेट क्या है? नाम मात्र का मुखिया है, लेकिन नहीं, यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है, देखो कुछ शक्तियां इसके पास हैं, कुछ पावर्स इसके पास है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स नहीं है, अगर एक आध को छोड़ दिया जाए तो कुछ पावर्स इसके पास हैं। ठीक है, उन शक्तियों, जो शक्तियां इसके पास हैं, तो उन विषयों पर यह प्रशासन करता है, उन विषयों पर यह प्रशासन करता है। तो जो शक्तियां इसके पास हैं, जो पावर्स इसके पास हैं, उन विषयों पर यह प्रशासन कर रहा होता है। वहां का हेड ऑफ स्टेट, वहां का राज्याध्यक्ष विषयों पर प्रशासन करता है। ठीक है ना? अब कुछ शक्तियां बच्चे यहां पर, यहां के प्रधानमंत्री को प्राप्त है। शासनाध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, शासनाध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा। हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। हेड ऑफ स्टेट, क्या इसी बंद हो गई चलते चलते? अरे भैया टाइमर क्यों लगा दिया, एक सेकंड रुको बेटा जी। चलिए, तो यहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट शासनाध्यक्ष कौन है? पीएम। तो कुछ शक्तियां पीएम के पास होती है, जैसे मान के चलिए एक्स शक्तियां, ठीक है, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। एक्स शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति, ठीक है, इन्हीं विषयों पर प्रशासन करेगा। ठीक है, जो विषय उसको सौंपे गए हैं, राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर प्रशासन करेगा। राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री के विषयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अब मान के चलिए 22 विषय, ठीक है, नंबर फर्स्ट यहां पर लिख दो। ठीक है, 22 शक्तियां, इस तरह से लिखो, 22 पावर्स,
वाई शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। अब ये जो वाई शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, प्रधानमंत्री इन्हीं विषयों पर प्रशासन करेगा, इन्हीं विषयों पर प्रशासन करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इन्हीं विषयों पर प्रशासन करता है बच्चे, ठीक है, जो विषय उसको सौंपे गए हैं। और राष्ट्रपति जो है उन्हीं विषयों पर प्रशासन करता है जो राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। तो राष्ट्रपति, ठीक है, उन्हीं एक्स शक्तियों पर, ध्यान रखना, राष्ट्रपति उन्हीं एक्स शक्तियों पर प्रशासन करेगा, ठीक है, जो शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, वो प्रधानमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसलिए आप नोट में लिख लेंगे कि यह एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। लाला बुला के, ठीक है बेटा, ये एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते, कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, नहीं करते हैं, अपने अपने विषयों पर प्रशासन करते हैं बच्चे, अपने अपने विषयों पर प्रशासन करते हैं। अपने अपने विषयों पर प्रशासन करते हैं, एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। अब आप कहेंगे सर ये व्यवस्था कहां पर पाई जाती है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कि ये व्यवस्था फ्रांस में पाई जाती है। कहां पर बच्चे? फ्रांस में ये व्यवस्था पाई जाती है। फ्रांस में यही है, शासन के दो प्रकार के अध्यक्ष हैं, दोनों एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने अपने विषयों पर प्रशासन करेंगे, ठीक है। वहां पर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख नहीं है, उसे भी शक्तियां हैं। देखिए हमारे यहाँ जहां पर पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था होती है, पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में क्या है अंतर बच्चे, कि वहां पर राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वहां पर। और चौथा है आपका जो मैंने बताया था प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका, ठीक है। नंबर फोर्थ इस प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका। अब ये बहुल कार्यपालिका क्या है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव क्या है, यहां पर ही ध्यान रखना बच्चे, यहां पर मैं समझाता हूं। ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। यहां पर क्या है कि यहां पर संपूर्ण देश का प्रशासन 7 लोग मिलकर चलाते हैं, टोटल 7 लोग, संपूर्ण देश का प्रशासन 7 लोग मिलकर चला रहे हैं, ठीक है। उन 7 में से कोई एक व्यक्ति 1 साल के लिए हेड ऑफ स्टेट बनता है, फिर दूसरा व्यक्ति अगले साल के लिए हेड ऑफ स्टेट बनता है। मतलब शासन की सभी शक्तियां 7 लोगों में समान रूप से विभाजित हैं। कोई भी व्यक्ति जो हेड ऑफ स्टेट बना है वो केवल इसलिए बना है क्योंकि देश का शासन उसके नाम से चलाया जा सके। भाई देखो, देश का शासन जिसके नाम से चलाया जाता हो वो कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। आप 7 के नाम पर देश का शासन नहीं चला सकते, तो कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके नाम पर देश का शासन चलाया जाएगा। तो इसलिए 1 साल के लिए कोई एक व्यक्ति, ठीक है, अपने नाम से, केवल उसके नाम से देश का शासन, बाकी का शक्तियां उस व्यक्ति के पास उतनी ही होती हैं जितनी कि 6 अन्य के पास होती हैं। फिर अगले साल के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट बन जाएगा, उसके पास भी वही शक्तियां होंगी जो बाकी के अन्य 6 बच्चे बचे हुए लोगों के पास होंगी। तो इस तरह से इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। तो बहुल कार्यपालिका की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि शासन की सभी शक्तियां, शासन की शक्तियां शक्तियां सभी लोगों में समान रूप से विभाजित होती हैं, सभी लोगों में समान रूप से विभाजित होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में बच्चे? ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, जो हेड ऑफ स्टेट होता है बच्चे, प्लस, ठीक है, अन्य, हेड ऑफ स्टेट प्लस अन्य। तो हेड ऑफ स्टेट प्लस अन्य ये समान शक्तियां रखते हैं, समान शक्तियां रखते हैं, समान शक्तियां रखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर लिख लिया कि उदाहरण स्वरूप स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड। आप लिखेंगे स्विट्जरलैंड में क्या होता है, तो मैंने बताया स्विट्जरलैंड में शासन की शक्तियां 7 लोगों में होती हैं। शासन की शक्तियां जो होती हैं वे बच्चे, ठीक है, 7 लोगों के एक प्रशासक मंडल में होती हैं। 7 लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में होती हैं, प्रशासक मंडल में होती हैं। ठीक है, 7 लोगों, इनमें से कोई एक हेड ऑफ स्टेट बनेगा। इनमें से कोई एक हेड ऑफ स्टेट बनेगा बच्चे, किसी, ठीक है, पर्टिकुलर साल के लिए, किसी एक साल के लिए, किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, किसी विशेष साल के लिए। बाकी के 6 अदर्स होंगे। ठीक है बच्चे, फिर इन 6 में से कोई एक हेड ऑफ स्टेट बन जाएगा, ये यहां चला जाएगा, फिर अगला हेड ऑफ स्टेट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बस इसलिए जिससे कि देश का शासन उसके नाम से चलाया जा सके। बाकी का, ठीक है, इसमें जो पूरी मंत्री परिषद है, इन लोगों का जो पूरा प्रशासक मंडल है, उन सभी के पास समान शक्तियां हैं। हेड ऑफ स्टेट बस केवल इसलिए बनाया गया कि किसी के नाम से शासन चल सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लूरल एग्जीक्यूटिव किन देशों में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि प्लूरल एग्जीक्यूटिव एक्चुअली स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कार्यकाल 7 ईयर का होगा। देखिए स्विट्जरलैंड में, क्योंकि एक एक साल के लिए एक एक व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट बन रहा है, तो कार्यकाल 7 साल का होगा। बहुत अच्छे, ये क्लियर है। आइए अब हम बात करेंगे न्याय या विधि के प्रकार, द टाइप्स ऑफ लॉ। ये प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है, सकारात्मक विधि पूछी गई है। सकारात्मक विधि क्या होती है, विधि के प्रकार। अमित बेटा तुम ऐसा करो, एक एक सेकंड, ठीक है बच्चे, देखो ये भैया अमित जो है, ये आपको 5 सेकंड का समय देंगे, 5 से 6 सेकंड का। आप, ठीक है, इस पूरे को रिवीजन कर लो, 5 से 6 सेकंड एक स्लाइड, फिर 5 से 6 सेकंड अगली स्लाइड। ठीक है ना, इस तरह से आप इसका रिवीजन कर लो जल्दी से। ठीक है, अभी मैं न्याय के प्रकार पर आऊंगा, ध्यान रखना बच्चे। नहीं, परिसंघ में यूएसए नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। यूएसए परिसंघ में नहीं है, यूएसए संघात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है।
एक भैया पूछ रहा है कि सर बाकी का 6 क्या करते हैं बेटा? तो बाकी का 6 सामान्य प्रशासन संभालते हैं। जो बाकी के 6 हैं वे क्या कर रहे हैं? वे सामान्य प्रशासन संभाल रहे हैं भाई। ठीक है, एक ही तो हेड ऑफ स्टेट है, जो 6 लोग हैं वो अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। ये हो गई प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका। ठीक है, आई अब न्याय विधि के प्रकार बच्चे। ठीक है, देखो न्याय विधि के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, न्याय या विधि के बेटा 4 प्रकार स्वीकार किए गए हैं कि आमतौर पर विधियां जो होती हैं, जो लॉज होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ है ना, अंग्रेजी में लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ लॉ। लॉस, देखिए 4 प्रकार की होती है बच्चे। सबसे पहली होती है अफर्मेटिव लॉस, सकारात्मक विधि। सकारात्मक विधि, ठीक है, ये पूछा गया है आपका सकारात्मक विधि भैया। अब आप बताइए कि आप कैसे कर पाते, अगर आप नहीं पढ़ रहे होते कॉन्सेप्ट को तो आप कैसे कर पाते अफर्मेटिव लॉस को? अफर्मेटिव लॉस, सकारात्मक विधि। दूसरा होता है भैया जी सेकंड, इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, अच्छा इसका एक और नाम मिलता है नैसर्गिक विधि। नैसर्गिक विधि, ठीक है, नेचुरल लॉस, नैसर्गिक विधि। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं लोक विधि, कॉमन्स लॉस। कॉमन्स लॉस, लोक विधि। और चौथा होता है जिसको आप लोग कहते हैं ईश्वरीय विधि। नहीं, आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, एक प्रदीप जी तो बोल रहे हैं, हो सकता है प्रदीप जी आप ही का फोन म्यूट हो, है ना मुन्ना? चलो, और चौथा जो होता है वो होता है ईश्वरीय विधि, इसको बोलेंगे डिवाइन लॉज। डिवाइन लॉज, पता है होता क्या है आमतौर पे? आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। आपसे पता है क्या उम्मीद की जाती है? आपसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं केवल इन कॉन्सेप्ट को बताऊं, लिख तो आप साथ के साथ चलते चले जाएं। लेकिन ठीक है, दिक्कत ये है क्योंकि आपको लिखवाना भी पड़ता है तो उसमें समय लग जाता है। देखिए बेटा, सकारात्मक विधि का मतलब क्या है कि व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को हम अफर्मेटिव लॉज कहते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, लोकतंत्र में कौन सी विधि होती है? सकारात्मक विधि होती है। तो व्यक्तियों को एक समूह के द्वारा जो कानून बनाया गया उसको हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव लॉज कहेंगे। अफर्मेटिव लॉज क्या है सर? अफर्मेटिव लॉज व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा बनाया जाने वाला कानून, समूह के द्वारा बनाया जाने वाला कानून, बनाया गया कानून। ठीक है बच्चे, अब संसद में यही तो होता है बच्चे, संसदीय व्यवस्था में कानून कैसे बनते हैं? अफर्मेटिव लॉज से बनते हैं। संसदीय व्यवस्था में कानून इसी प्रकार की विधि से बनते हैं। इसलिए देखिए, जिन देशों में सकारात्मक विधि होती है वहां पर संसद की सर्वोच्चता होती है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता होती है उन देशों में। व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा बनाया गया कानून, व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है, जिन देशों में संसदीय व्यवस्था होती है बच्चे, वहां पर कानून इसी विधि के द्वारा निर्मित होते हैं और ऐसे देशों में संसद की सर्वोच्चता होती है। समझ गए बच्चे? संसद में कानून कौन बना रहे हैं बच्चे? 543 लोकसभा के सदस्य प्लस 245 राज्यसभा के सदस्य। तो व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा कानून बनाया जा रहा है ना, क्लियर है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता है कि संसद ने जो कानून बना दिया वो बन गया, आमतौर पर, ठीक है, इस तरह का स्वीकार किया जाता है, वो बन गया। अब हम आएंगे दूसरा, प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि, इसको हम नेचुरल लॉज कहेंगे।
ठीक है, क्या कहेंगे, नेचुरल लॉस, प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि। अब ये क्या है भैया, देखिए इसको आप लोग समझिए बहुत अच्छे से। देखिए मतलब प्रकृति द्वारा, देखिए जो नेचर्स ने आपको दिया है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है, कानून, जो प्रकृति ने आपको दिया है वह प्राकृतिक कानून है। जो प्रकृति ने आपको दिया है प्राकृतिक कानून है। जैसे प्रकृति ने आपको क्या दिया है बच्चे, प्रकृति ने आपको दिया है स्वतंत्रता, प्रकृति ने आपको क्या दिया है, समानता। ठीक है बच्चे, स्वतंत्रता, समानता, ये सब प्रकृति ने आपको कानून दिए हैं। ठीक है, मतलब जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपको प्रकृति ने दिए हैं। अगर आप बात करें तो देखो, जब मनुष्य पैदा होता है, आपसे पूछता हूं, क्या जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके माथे पे लिखा होता है कि वह किस जाति में पैदा हो रहा है, किस धर्म में पैदा हो रहा है, किस भाषा भाषी समूह में पैदा हो रहा है? नहीं, वो तो समाज उसको पहचान देता है। जन्म से तो हम सब समान ही हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म में, चाहे किसी भी, ठीक है, लिंग में पैदा हुए हो, किसी भी भाषा भाषी समूह में पैदा हुए हो, हम सब समान हैं। ठीक है, लेकिन जब हम समाज के साथ व्यवहार करते हैं तो समाज हमें सिखाता है कि अच्छा तुम्हारी जाति ये, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा लिंग ये है, समाज हमें बताता है फिर। और उसी के आधार पर जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो अपने आप को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति समझने लगते हैं, और ठीक है, जो समाज की मुख्य धारा से कटे छटे वर्ग होते हैं उनका शोषण, ठीक है, और उनको लगातार बच्चे, ठीक है, उनके प्राकृतिक संसाधनों से, उनके मानवीय संसाधनों से, उनके अधिकारों से वंचित करने लगते हैं। ऐसा होता है आमतौर पर। हालांकि अब ये व्यवस्था समाप्त हो रही है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा, बहुत बोल चुका हूं, और आपको भी बोलूंगा जब मैं मानसिक अभिरुचि आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब बहुत बोलूंगा इस व्यवस्था पे। ठीक है हरी जी, तो इसको बोलेंगे नेचुरल लॉस। ठीक है, ऐसे लॉज, ठीक है, जो डिराइव्ड बाय नेचर, क्लियर है सर? ठीक है, ऐसे लॉज, ठीक है, दैट इज डिराइव्ड बाय नेचर इज कॉल्ड द नेचुरल लॉज, उनको हम प्राकृतिक कानून कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता, समानता जैसे विषय ये आपको नेचर ने दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे देशों में जहां पर नैसर्गिक विधि होती है वहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता काम करती है, क्योंकि न्यायपालिका, ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका, ठीक है, इसको इन्विजिलेट करती है। न्यायपालिका इस बात का, ठीक है बच्चे, रिव्यू करती है, न्यायपालिका इस बात को इन्विजिलेट करती है, इस बात का निरीक्षण करती है न्यायपालिका कि कहीं कोई भी संस्था, ठीक है, जिसमें सरकार हो या राज्य हो, ठीक, कोई भी हो, कहीं वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन तो नहीं कर रही, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। तो इसलिए, ठीक है, इनमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, ठीक है, इनका काम होता है बच्चे। मतलब ये आदर्श चलता है इसमें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता का आदर्श चलता है, सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चे हम बात करेंगे लोक विधि, कॉमन लॉज, कॉमन लॉज। अच्छा, मैं इनके एग्जांपल भी बताऊंगा कि कहां पर क्या पाई जाती है, तो पहले लिख लेते हैं। कॉमन लॉज का मतलब है बच्चे, ठीक है, जो लोक विधियां होती हैं, कॉमन लॉज, उसका मतलब यह है कि समाज में लंबे समय से चली आ रही जो रीतियां हैं वही कानून का रूप धारण कर लेती हैं। समाज में लंबे समय से चली आ रही रीतियां, चली आ रही रीतियां, ठीक है, रिचुअल्स, रीतियां मीन्स बेटा रिचुअल्स, परंपरा, ट्रेडिशंस ही बेटा क्या कर लेती हैं, परिपक्व होकर, ठीक है ना, परिपक्व होकर, मेच्योर होकर कानूनों का रूप धारण कर लेती हैं, मेच्योर होकर कानूनों का रूप धारण कर लेती हैं, कानूनों का रूप धारण कर लेती हैं, कर लेती हैं। ठीक है, तो हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही बच्चे जो रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, वही कानून का रूप धारण कर लेती, वही कानून बन जाती हैं, इसको हम कॉमन लॉज कहेंगे। अब हम बात करेंगे ईश्वरीय विधि पर, डिवाइन लॉज। ठीक है, अब व्हाट इज डिवाइन लॉज, ईश्वरीय विधि क्या होती है बच्चे? तो ईश्वरीय विधि का मतलब होता है जो थियोक्रेसी वाले राज्य होते हैं, जो धर्मतंत्र वाले राज्य होते हैं, धर्मतंत्र वाले राज्य, ठीक है, थियोक्रेसी मैंने आपको बताया था ना, धर्मतंत्र क्या होता है बच्चे? तो जो थियोक्रेसी वाले राज्य होते हैं उन राज्य में धार्मिक कानून, उन राज्य में
जो धार्मिक कानून होते हैं, और धार्मिक कानून किस में लिखे हुए होते हैं? उस धर्म विशेष की पवित्र पुस्तक में, उस धर्म विशेष की पवित्र पुस्तक में वो धार्मिक कानून लिखे हुए होते हैं, धार्मिक कानून लिखे हुए होते हैं। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। तो हमने, ठीक है, 4 प्रकार के न्याय या फिर विधियां देखी। टाइप्स ऑफ लॉज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। सकारात्मक मतलब व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा बनाए जाने वाला, भारत में भी यही है, ब्रिटेन में भी यही है, ठीक है ना, फ्रांस में भी यही है, व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा कानून बनाया जाता है, सकारात्मक विधि। ठीक है, तो व्यक्तियों को एक समूह के द्वारा कानून बनाया जाता है संसदीय कानून व्यवस्था में, ठीक है, ऐसे विषयों पर कानून बनाया जाता है, और यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है। प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि, इसको नेचुरल लॉज कहेंगे। प्राकृतिक विधि या नेचुरल विधि जो है बच्चे, ठीक है ना, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त कानून है, ठीक है, वो कानून ड्राइव्ड बाय नेचर, वो कानून जो आपको प्रकृति ने दिए हैं, तो ऐसे कानून जो, ठीक है, ड्राइव्ड बाय नेचर है, ठीक है, जैसे स्वतंत्रता, समानता जैसे सब्जेक्ट, इसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट होता है। लोक विधि समाज में जो लंबे समय से चली आ रही परंपराएं, ब्रिटेन में भी यही है बेटा, ब्रिटेन में ये भी है, ब्रिटेन में ये भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ब्रिटेन में ये है, तो समाज में जो लंबे समय से चली आ रही प्रथाएं, रीतियां हैं, वही कानून का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। अब ईश्वरी विधि मतलब जो थियोक्रेसी वाले स्टेट होते हैं, धर्मतंत्र वाले राज्य होते हैं, वहां पे धार्मिक कानून, ठीक है, जो उस धर्म विशेष की पवित्र पुस्तक में लिखे हुए होते हैं, वही ईश्वरी विधि या डिवाइन लॉस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताकर, ठीक है ना, बहुत प्रसन्न हो रहा हूं, बहुत खुश हो रहा हूं, और आपको बताते हुए मुझे भी प्रसन्नता है, और मुझसे ज्यादा कहीं प्रसन्नता आपको होगी। और आपको वो प्रसन्नता क्या है कि आज ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब जब हम मंडे को मिलेंगे, तब हम एक नए टॉपिक पर आएंगे, और वो टॉपिक ऐसा होगा कि वहां पर जो बच्चे नहीं समझ सकते, तो वो रट के काम चला सकते हैं, मतलब आपका इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको वहां पर राष्ट्रपति देखने को मिलेगा, उपराष्ट्रपति देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, संसद देखने को मिलेगी, संसद की बैठक तुम्हें लगेगा, ओ ये तो मैंने पहले पढ़ा है, अब तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। जी बिल्कुल बेटा, नेचुरल लॉज इंडिया में है, नेचुरल लॉज, ठीक है ना, आपका यूएस में है, इंडिया में है, यूएस में है। डिवाइन लॉज का एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे शरीयत कानून है, जो मुस्लिम कंट्री है बच्चे, जहां पर धर्म के आधार पर शासन चलता है, ईरान वगैरह, तो वहां पे शरिया के कानून है, शरीयत के कानून है। तो शरीयत के कानून कहां पर लिखे हुए हैं? कुरान में लिखे हुए हैं। चलिए, नहीं बेटा, मुझ पे शायरी नहीं आती, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं याद करके जरूर आपको सुनाऊंगा, ठीक है, मैं आपको याद करके जरूर सुनाऊंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब देखिए, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आपने जब कभी भी संविधान पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो आपने इस तरह से पढ़ा होगा। अब ये बात सुनते हुए चले जाओ, ठीक है ना, मत जाना बिना सुने हुए। मैं सबसे बोल रहा हूं कि आप मंडे को क्या पढ़ेंगे, आज फ्राइडे है ना, हाँ, तो अब मंडे को क्या पढ़ेंगे, सुन लो इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक है, दिमाग में बैठा लो इसको, कि आप क्या पढ़ेंगे। देखो, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान के अंतर्गत, ठीक है, अगर मैं संविधान के बारे में बात करूं तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ते हैं आप इसमें, ठीक है। दूसरा बच्चे, इस संवैधानिक विकास के इतिहास के बाद फिर आप इसमें संविधान सभा पढ़ते हैं, इसमें आप संविधान सभा पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते हैं आप इसमें। फिर इसमें आप भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली सरल टॉपिक है, विशेषताएं कंपैरेटिवली कैसे हैं, सरल टॉपिक है बच्चे, ठीक है, विशेषताएं। पांचवा, फिर आप इसमें प्रस्तावना पढ़ते हैं बच्चे। छठा, आप इसमें भारतीय चित्र का एकीकरण पढ़ते हैं, भारतीय राज्य चित्र का एकीकरण पढ़ते हैं, यूनिटिफिकेशन ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया,
एकीकरण पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। राज्य कब बने, कौन सा राज्य कब बना, कैसे बना ये। इसके बाद फिर आप भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है, भारत संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत संघ एवं उसका क्षेत्र, ठीक है। आप फिर भाग 2 पढ़ते हैं, नागरिकता, ठीक है। फिर आप भाग 3 पढ़ते हैं बेटा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फिर आप भाग 4 पढ़ते हैं, माफ करना, फिर आप भाग 4 पढ़ते हैं बच्चे, डीपीएसपी, डीपीएसपी। और फिर आप भाग 4 का पढ़ते हैं, पार्ट 4 ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब आप पढ़ते हैं, ठीक है। संविधान में आप ये सब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है बच्चे। अब राज्य व्यवस्था में आप क्या पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 5, जिसकी विषय वस्तु है संघ, ठीक है, संघ। संघ में 5 अध्याय हैं। फिर आप पढ़ते हैं भाग 6 बच्चे, जिसकी विषय वस्तु है राज्य, इसमें 6 अध्याय हैं, ठीक है, 6 चैप्टर्स है। भाग 7 बचा नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आप भाग 8 पढ़ते हैं, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पढ़ते हैं फिर बच्चे आप इसमें पंचायत, 9 पढ़ते हैं आप इसमें, पंचायत पढ़ते हैं बच्चे आप इसमें, ठीक है। 9A पढ़ते हैं नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। 9B पढ़ते हैं आप इसमें सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, ठीक है। 10 पढ़ते हैं बच्चे आप, भारतीय संविधान का भाग 10 पढ़ते हैं, ठीक है। 10 क्या है बच्चे, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन है, प्रशासन है, आप इसमें ये पढ़ेंगे। आप भाग 11 पढ़ेंगे बच्चे, जिसमें केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध है। भाग 12 पढ़ेंगे आप, भाग 13 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे एंड सो ऑन, ऐसे करके आप ये पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं और इस बात को प्लीज आप लोग समझना जी, ठीक है। इस बात को आप लोग समझना कि हमने ये अभी तक जो भी सिद्धांत बताए, जो भी चीजें बताई मेरे प्यारे बच्चे, जितनी भी चीजें, एक कह रहा है कि सर भाग 10 दल बदल कानून है यार अनुसूची संख्या 10 में दल बदल कानून मेरे भाई। चलो तो बच्चे देखो, जितने भी हमने सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए, प्रिंसिपल्स, ठीक है, उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, हम यहां से कल क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। हम भारतीय संविधान के भाग 5 यूनियन से क्लास स्टार्ट करेंगे, यूनियन फिर स्टेट, यहां से पढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सारी चीजें जो हमें दिक्कत देती हैं, ठीक है। इसको खत्म हो जाने के बाद, राज्य व्यवस्था वाले कॉन्सेप्ट को खत्म हो जाने के बाद फिर हम किस पर आएंगे, संविधान वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ये आप इसको बहुत आराम से देख लेना, कल से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं चलती है बच्चे। विपिन आज बहुत अच्छा पढ़ाया, नहीं मैं रोजाना एक जैसा पढ़ाता हूँ, आज आपके अच्छे से समझ में आया, शायद अपना दिमाग आपने उस तरह से प्रिपेयर कर लिया विपिन, इसलिए। क्लास नोट्स बाद में बनाता हूँ क्लास के बाद, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। नहीं, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो मेमोराइज तो आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष बोल रहे हैं कि सर जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे मेमोराइज आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आकाश चौहान, शायरी नहीं सर, आप खुद ही लिखी कोई कविता। मैं बहुत लिखता हूँ एक्चुअली, मैं आपको बता दूं बहुत लिखता हूँ, लेकिन जो मैं लिखता हूँ अगर मैं वो तुम्हें सुनाऊंगा, कभी समझाऊंगा, तो वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर चला जाएगा, फिर तुम कहोगे सर ये भी मेरे समझ में नहीं आया ठीक है, तो थोड़ा सा डेप्थ है जो मेरे लिखने का तरीका है, हल्का सा, तो वो ये है। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको ये बात बोलना चाहूंगा, ठीक है, आप सभी को, कि आप बहुत तारीफ करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे, ठीक है, लेकिन मैंने देखो आपसे पहली ही क्लास में, मतलब मैंने कल भी बोला था, अगर आपको ये पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो इसका मतलब है यूपीएसआई के लेवल की पॉलिटी है, आप शिफ्ट कर जाओ कांस्टेबल में।
अगर आपकी क्षमताएं ऐसी नहीं है कि आप इस बात को समझ सकें। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि समझाने में या फिर कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इस बात को समझिए, तो आप उधर नहीं तो फिर आप अपना खुद से मूल्यांकन करो कि क्या कमी है मुझ में, क्या चीज है जो मेरे अंदर कम है कि औरों को समझ में आ रही है और मेरे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, ऐसी क्या और लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर के दिल और इमोजी चल रहे हैं, अगर मैं आपको भी दिखा दूं तो इसमें लगातार। लेकिन फिर भी जो एक दो बच्चे, ठीक है, उनकी समझ, तो वो अपना मूल्यांकन करो यार, क्या कमी है, पूछो मुझसे, टेलीग्राम पे मैसेज करो मुझे कि सर मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं बताऊंगा वहां पे आपको। जी, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।